अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की सबसे बड़ी खबर यह है कि ज़ोहराने का एहतमाम तुर्क सदर के एजाज़ में, और वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पहली मरतबा इमरान खान के खतूत के हवाले से लब कुशाई की है। जब उनसे सहाफ़ियों ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये सवाल किया कि इमरान खान ख़त लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कोई भी ख़त है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब के तीसरे ख़त के मदरजात भी सामने आ गए हैं। एक तरफ खतूत लिखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की भरपूर तैयारी चल रही है। शुनीद यह है, गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस हवाले से तस्दीक भी की कि रमज़ान से 2 दिन पहले अपोजिशन जमातें, हर वो जमात, हर वो धड़ा जो अपोजिशन की कश्ती में सवार होना चाहता है, रमज़ान से 2 दिन पहले उनको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है और एक मुश्तरका हिकमत अमली का, प्लान ऑफ एक्शन का ऐलान किया जाएगा। रमज़ान में भी बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए जा रहे हैं, बल्कि रमज़ान के बाद जो है वो इसको तहरीक की शक्ल भी दी जाएगी। तो खतूत एक तरफ लिखे जा रहे हैं, खतूत से क्या हासिल करना है, और दूसरी तरफ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की हिकमत अमली तरतीब पाती हुई नज़र आ रही है। साथ ही IMF का डेलीगेशन जो पाकिस्तान में मौजूद है, इसी दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़त लिखा गया, एक डॉसियर बेचा गया है। अब उसमें मकसद क्या है? क्या अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस और कुशन क्रिएट करने की कोशिश है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि IMF पाकिस्तान को जो कर्ज फराहम कर रहा है $7 अरब का, और उसकी अगली किस्त अगले माह जो है उसका जायज़ा मुतवक्के है, क्या वो स्कटल करना चाहते हैं? उसमें क्या ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचीव करना चाहती है? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक और हैरान कुन खबर गुज़श्ता रोज़ सामने आना शुरू हुई जब यह पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो वक्त जब अपोजिशन को जोड़ने की कोशिश कर रही है, एक उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ओहदों में बैठे हुए जो लोग थे उनको हटाया जा रहा है, नए लोग सामने लाए जा रहे हैं, और शेर अफजल मरवत जो बहुत ही कम वक्त में पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर उभर कर सामने आए थे, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है। जब पार्टियों को इकट्ठा किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, उस वक्त अपनी ही जमात के एक लीडर को निकालना, कौमी असम्बली में शुनीद ये भी है कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा बतौर मेंबर नेशनल असम्बली। ये हिकमत अमली किस जानिब इशारा करती है? तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब के वकील भी हैं, मुतादिद केसों में उनके लिए पेश भी होते हैं और उनके मौक़िफ़ को अडियाला जेल से बाहर आकर सामने रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, मेंबर कौमी असम्बली, वो मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपने देखा होगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनको खतूत जो लिखे जा रहे थे, उस खतूत के हवाले से जवाब आ गया है, और जवाब ये आया है कि अगर ऐसा कोई ख़त है, अभी तक मिला नहीं, मिलेगा तो पढ़ना नहीं, वो वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दिया जाएगा। देखिए, आर्मी चीफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है और ज़ाहिर है वो मीडिया पे आ गया है, और इमरान खान साहब ने क्योंकि खुला ख़त लिखा है और वो पूरी उसके मुखातिब जो हैं वो अवाम भी होते हैं और फोर्सेस के सरबराहान भी होते हैं। तो इसकी जो इमरान खान साहब ने जो हक़ाइक़ या कोर इश्यूज़ की तरफ इशारा किया था, वो बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म वो करते रहेंगे और करते रहे, पहले भी रहे हैं। इन ख़तों से बुनियादी तौर पे उन्होंने उनकी तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराने की कोशिश की है जो कोर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं, और उनके ऊपर गौर करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आर्मी चीफ ये समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हज़ार अना का मसला तो नहीं होगा किसी भी शख्सियत का, रिस्पॉन्सिबल शख्सियात हैं इस वक्त, तो अगर वो उधर भेजते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है अगर उसमें कोई अपना रोल अदा कर सकते हैं तो बिल्कुल अदा करें। आर्मी चीफ का जो ओहदा है, आर्मी चीफ का जो डोमेन है, उनके जो ओथ है, इन तमाम चीज़ों में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने रख रही है। अब अगर वो ख़त आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाना है, आप खतूत लिख रहे हैं, आपने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, आपने जस्टिस याया आफरीदी को ख़त लिखा है, आपने जस्टिस समीउद्दीन खान को ख़त लिखा है, आपने IMF को ख़त लिखा है, क्यों ना एक ख़त आप बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को लिख दें? देखिए, अगर ये मुल्क बाय बुक चल रहा होता तो फिर आप और हम जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब की जो नाम है उस पे लेने से पहले आप तो नहीं घबराते, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे उनकी वीडियो भी नहीं चल सकती। इवन मैंने तो बहुत दफ़ा कहा है कि 9 मई की जो कन्फेशनल
बकौल इनके कोई वीडियोस हैं वो दे दी जाएं, वो चला दी जाएं। आप आपके पूरे शोज पे या कहीं पे चला नहीं सकते हैं। तो इशू ये है कि वज़ीर आज़म साहब के पास तो पूरा डेलीगेशन भेजा था उनकी मुज़ाकराती कमेटी के पास। मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग तक तो करा नहीं सके वज़ीर आज़म साहब, और बाकी बातें फिर उनसे क्या तवक्को रखें। अगर कोई फैसला कर भी लें तो खत भेजने वाले ना माने तो। अच्छा, खत भेजने वाले अच्छा। ना माने। मैं आपके पास वापस आता हूँ फैसल चौधरी साहब। कमरुल इस्लाम साहब, खतूत लिखे जा रहे हैं, इन खतूत पे आपकी जमात कंफर्टेबल है? आपको लगता है कि इन खतूत का कोई असर नहीं होगा? आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा गया है इस, और जो खतूत जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, उन्होंने आईनी बेंच को भी भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत लिखा गया है। आपकी पार्टी कंफर्टेबल है? यू थिंक इट्स ओके? अगर कोई क्वेश्चन अगर इन खतूत की बुनियाद पर क्रिएट होता है तो आप उसको वेलकम करेंगे? देखिए, ये जो खतूत हैं इसकी नीयत को और इसके मकासद को जांचना बड़ा ज़रूरी है, इससे पहले कि उनकी संजीदगी का या उनके असरात का तयन किया जा सके। तो अब ये एक गैर संजीदा नोयत की, यानी देखें कि अभी तक खत मिला नहीं है मकतूब अलैह को, और वो खत पिछले उसका जो बकिए थे वो उधेड़े जा चुके हैं मीडिया। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद वही था, मीडिया की हाइप क्रिएट करना, और जो मीडिया के जरिए कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसका ना कोई जवाब होता है, उसका जवाब वही है जो अभी मैं दे रहा हूँ, या किसी हद तक आर्मी चीफ ने दे दिया कि उनके जो चीज़ उनके डोमेन में, उनके परव्यू में नहीं आती, यानी अगर आर्मी चीफ से कोई कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाए या किसी तरमीम के हवाले से आईनी से बात की जाए, तो ऑब्वियसली वो बहुत से जवाबात से बेहतर एक ही जवाब है कि वो जो कंसर्न क्वार्टर हैं, और कंसर्न क्वार्टर कौन है? द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके सरबराह इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो उन्हें भेज देंगे। और उन्होंने आज उस एम्बिग्विटी का भी खात्मा कर दिया। ये तो अंडरस्टूड बात थी कि ना ये खत पढ़ा जाना था और ना इसका कोई जवाब आना था, क्योंकि ये इसका जो रुख था और इसकी जो बुनियाद थी वो बुनियादी तौर पर ये भी इनिशियो ही गलत थी। इसलिए यही बात फिर आप अदालतों के हवाले से भी देख लें। ये तो चले एक सियासी लीडर ने खत लिखा चीफ जस्टिस को और जस्टिस अमीनुद्दीन को, लेकिन अगर जो इवन जजेस ने, फेलो जजेस ने लिखे, वो भी मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से वो मीडिया पे फ्लैश हुए हैं, तो इसका मतलब मकसद तो यही था कि वो पहले अभी कंपोज हुए थे तो वो पहले मीडिया के पास है और उसके बाद उन पे कोई जो अपना डाखाने की जो मोर शोर लगी नहीं आने चाहिए। इसलिए जिसने अगर किसी जज ने खत लिखा है और वो खत जो है जिसको लिखा गया है उस तक पहुंचने से पहले मीडिया पर आ जाए तो फिर मकासद कुछ और लगते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, उनके हीरो हैं काजी फायज ईसा साहब, उनके खतूत भी इसी तरीके से जो लिखे जाते थे वो मीडिया तक, हम लोगों तक पहले पहुँचते थे। और आपके वुज़रा, मुतअद्दिद वुज़रा की बात कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सहाफ़ियों को भेजते थे वो खत और कहा जाता था कि इसको हाईलाइट करें। डबल स्टैंडर्ड। किसी भी माजी की किसी मिसाल के हवाले से आज की किसी बात को दुरुस्त तो साबित करना मुनासिब नहीं है, लेकिन काजी फायज ईसा के जो खतूत थे वो उनकी बुनियाद उस रेफरेंस के बाद हुई थी, और उसमें बुनियादी तौर पर वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ओपन कोर्ट में भी डिस्कस होती थी। लेकिन ये तो वही मैं उन खुदूत की बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से लिखे थे, जो उन्होंने मास्टर ऑफ द रोस्टर के हवाले से लिखे थे, जो उन्होंने 184(3) के मुकदमात जो फिक्स किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बशमूल वो केसेस जो इंतखाबात के इनकाद के हवाले से थे, उनके हवाले से जो खतूत थे वो मंजर आम पर आए थे। और उसकी एक वजह और भी होती है कि दफा एक पर्सनल क्लैरिफिकेशन के हवाले से भी कुछ लोग ये वाला खतूत का तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब खत लिखने में कोई ममानियत नहीं, मैं तो खुद क्वेश्चन कर रहा हूँ इस बात को कि उस खत का मीडिया पर पहले आ जाना एक ताज्जुब की बात है, मीडिया को पहले जारी कर दिया जाना ताज्जुब की बात है। लेकिन ये काम साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर के वक्त में भी हुआ जब वो सीनियर प्यूनी जज थे और उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे। बहरहाल, क्योंकि ये मौजू नहीं है, ये जो खत ज़ाहिर के लिखे जा रहे हैं, इन खत का
अगर कोई असर होता है, आप ये कह रहे हैं कि इस मामले पर वो कंसर्न्ड क्वार्टर को भेज दिया जाएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। आप पर यकीन है जो भी फैसला करना है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वज़ीर आज़म साहब ने ही करना है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि बाय द बुक तो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती। देखें, अगर कहीं और से फैसला होना होता तो वो तो शायद इस खतूत इनकी नौबत ही ना आती ना। तो वो जब ये ओपन खतूत जो है, ये बेसिकली दो ही चीज़ों पे आ सकते हैं, या तो उन पे जो मैं कोई ज़रा शदीद लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फितना और फसाद के मूजिब हो सकते हैं, और या वो एक बेबसी की निशानदेही करते हैं कि जब कोई चीज़ जो है आप उस तौर पे नहीं कर पाते, या आपकी पॉलिसीज जो आपकी होती हैं वो आड़े आती हैं। देखें, एक तरीका कार था जो मुज़ाकराती टीम बनी हुई थी, और जब वहाँ पे बात होती, यही जो खत था इसका कोई क्रक्स, या इसको 359 नहीं 3559 सफ़ात जो है वो उस कमेटी के रूबरू पेश किए जाते। अब वो पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ये खत फिर पहुंचेंगे तो उसी जगह पे। अच्छा, वो मैं फैसल चौधरी साहब से इसका जवाब लेता हूं, ये जो खत बेबसी का इजहार है, लेकिन फैसल चौधरी साहब पर आने से पहले एक चीज़ आपने और कही अभी। आपने ये कहा कि जवाब देना ज़रूरी नहीं होता मीडिया पर आने वाली चीज़ का। अब यही मामला है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दुनिया तब्दील हो गई है। 90s में आप ये बात करते, 2010 ऑनवर्ड 2015 तक आप ये बात करते। आज तो हम देखते हैं कि कच्चे के डाकू जो हैं वो अपने बारे में चलने वाली खबरों की तरदीद जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये बात कैसे चल गई। तो कच्चे के डाकू इस स्टेज पर आ गए हैं कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन जारी कर रहे होते हैं, और हमारी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों नहीं समझती इस बात को कि जो भी चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही है, मीडिया पर उसका आपको जवाब देना है, काउंटर करना है। ये आप कह कर के वन साइडेड फिर चीज़ें चलेंगी अगर आप उसका कोई जवाब नहीं देंगे। चीज़ें तो आ रही हैं, वो ट्वीट्स भी हो रहे हैं, रीट्वीट्स भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जवाब आना चाहिए, लेकिन पहली बात तो यह है कि कच्चे के डाकू की जो क्लैरिफिकेशन और जो आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया, ये मुनासिब नहीं है। नहीं नहीं, ये मैं आई एम सॉरी, आपको अगर ये लगा, मैं आई एम नॉट टॉकिंग के कच्चे के डाकू को मैं गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब चीजें इतना तब्दील हो चुकी हैं कि आज वो भी अपना मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर रख रहे होते हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं रखेगी? ये मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो खत सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फैलेगा और उसके थ्रू लोगों तक पहुंचेगा, तो उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि मकतूब अलैह जो है उसका जवाब लिखे, उसे सील करे और फिर जो सही, ठीक है। आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। फैसल चौधरी साहब जी, और आ रहा है, मैं दे रहा हूँ जी, फैसल चौधरी साहब, आपके खतूत आपकी बेबसी का इजहार है। सर, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इंजीनियर साहब ठीक कह रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं से इनका कंपैरिजन नहीं बनता, ये पक्के के डाकू हैं, तो लिहाजा दोनों कंपैरिजन नहीं बनते। तो जो बाकी है खत के जवाब या खत का, ये बातें ईज़ा अगर तो हकायक से हमने नजरें चुरानी है तो फिर जो मर्जी कहते रहे। पूरा मुल्क जो है जानता है, बचा बचा जानता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत इम्पोज की गई है, मिनॉरिटी को, अकलियत को अक्सरियत के ऊपर लगा दिया गया है, बजोर शमशीर लगाया गया है, बजोर बंदूक लगाया गया है, बजोर ताकत लगाया गया है। इस चीज से लोगों को कोई जाहिर है मोहब्बत तो नहीं बढ़ेगी। जब आप लोगों की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेंगे, लोग आपका एहतराम नहीं करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि जब तक आप लोगों के दिए हुए मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा। सही। और यही एक बात है जिसमें इमरान खान साहब ने अपने तीनों खतूत में इस बात का जिक्र किया है। और पढ़कर मेरा खत उसने नाम बर से कहा, कुछ जवाब नहीं, मेरा यही जवाब है उनको। तो गुजारिश ये है कि ये खत का जवाब आ गया है, तो ये हकायक की तरफ तो जी जो है इशारा होता रहेगा। इमरान खान साहब इनकी तरफ करते रहेंगे। अगर वज़ीर आज़म साहब इतने रसूख वाले हैं, ताकतवर हैं और ये कुछ कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले इनसे गुजारिश करूंगा
कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर है चौधरी रियाज साहब के, उन पे अमल दरामद करके दिखा दें। वो पंजाब में है हुकूमत इनकी, यहाँ से सेनेट से वो इशू में सही। तो जरा अच्छा, वो हुकूमत कितनी बाइख्तियार है, इस पर भी बात कर लेते हैं। फैसल चौधरी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है क्योंकि खतूत जो है वो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि खतूत तो IMF को भी लिखे जा रहे हैं। IMF को जो खत लिखा जा रहा है उसकी क्या वजह है, क्या अचीव करना है, और हुकूमत का उस पर क्या नुक्ता नज़र है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब IMF को एक ख़त लिखा है और एक डॉसियर उनके हवाले किया है। आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बात चल रही थी कि IMF को राब्ता करना अपोजिशन का ये बहुत ही कोई ख़िलाफ़ चीज़ है, लेकिन जो अभी मुआहिदा किया है उसमें तो आपने IMF को इजाज़त दे दी है कि वो लोगों से मुलाकातें भी कर सकते हैं, वो अपोजिशन से भी गालिबन कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये रास्ता तो आपने खुद खोला है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो IMF को डायरेक्टली अप्रोच करे। IMF के डेलीगेशन इससे पहले भी मुज़ाकरात या मुलाकात या करते रहे। इस दफ़ा एक चीज़ जो नई हुई जिस पे कि ज़्यादा वो हुआ, लोगों को आईब्रोज उठी, वो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात थी। वो कोई जजेस से या उनसे मुलाकात नहीं थी। चीफ जस्टिस की एक इंतज़ामी पोजीशन भी है, वो एक अदारे के इंतज़ामी सरबराह हैं। IMF का डेलीगेशन जो है वो डिफरेंट अदारों के सरबराहान से मुलाकातें रिगार्डिंग न्यू इनिशिएटिव, रिगार्डिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, रिगार्डिंग एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, जो उनके बुनियादी उसके खाके के अंदर मौजूद होता है उसके मुतल्लिक करते रहे। लेकिन ये जो खतूत का एक तूफान बर्पा किया गया मुल्की सरहदों से बाहर, यानी आप देखें कि लॉबीज की गई दीगर ममालिक में उनके कांग्रेसमैन के साथ, उनकी इलेक्शन कैंपेन को के अंदर जो है उन लोगों को फाइनेंस किया गया, तो उसके बाद फिर जाहिर है उसका मंतकी नतीजा ये निकलना था। और वो चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई। बहुत से हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स होते हैं, चाहे वो इंतजामिया के हैं, आप देखें कि दहशतगर्दी कंट्रोल करने वाले जो हसास तरीन अदारे हैं, उनसे अगर डोनर्स की या दीगर ममालिक के जो होते हैं स्पॉन्सर्स, उनकी मुलाकातें माजी में होती रही हैं, तो ये चीफ जस्टिस से जो इंतजामी सरबराह है उनके साथ मुलाकात होना कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं है। सर, अचंभे की बात है, वी कैन नॉट ट्रिविलाइज दैट। एक इदारा है जो जाहिर है कि उसको हमारे इंसाफ को तो डिक्टेशन बाहर से नहीं चाहिए ना। लॉ ऑफ द लैंड है, कानून है, उसके ऊपर अमल दरामद हो। उस एलामिये में शायद इसीलिए ये जुमला डाला गया है कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस मुलाकातें नहीं करते हैं। ये लिखने की ज़रूरत भी इसलिए पेश आई कि ये एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज़ थी, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ थी, और पाकिस्तान में जिस इदारे ने इंसाफ फराहम करना है उसके ऊपर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये हुआ है, अब ये हो चुका है। नहीं, इस पे इन्फ्लुएंस वाली तो कहीं ना डिक्टेशन का मामला है ना इन्फ्लुएंस का मामला है। अगर वो होता तो डिफरेंट जजेस अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फिर तो शायद आईनी बेंच के सरबराह से मुलाकात होनी थी, या अगर आपका उस मंतक को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हमने उनसे एलामिया में तजावीज़ भी मांग ली हैं कि अगर आपकी कोई तजावीज़ है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के हवाले से तो वो दे दें, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपने एलामिया देखा होगा। बहरहाल, दूसरा ये जो अपोजिशन अपना एक ग्रैंड अलायंस बना रही है, रमज़ान से पहले जो है वो एक इकट्ठ होने जा रहा है इस्लामाबाद में एंड ऑनवर्ड, आप उस पर कोई कमेंट दे दें, देन आई विल गो टुवर्ड्स फैसल चौधरी साहब। जी, अभी भी एक इकट्ठ हुआ है, लेकिन उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बयान किया डिफरेंट लीडर्स ने कि ये कोई जो इत्तेहाद उन मानों में नहीं है, ये एक कंसल्टेटिव सेशन था। और उसके बाद भी जब इत्तेहाद बनेगा प्रैक्टिकली तो ऑलरेडी एक इत्तेहाद मौजूद है। जब इन्होंने इससे पहले ये फैसला किया था जिसमें कि अपोजिशन की पार्टीज है, वो मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा थी, अपोजिशन की जमातें PTI के साथ साथ। इसमें एक जो नया इजाफा होने की जो बात लोगों ने समझी है या उस तरफ बात जो है वो इशारा किया जा रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को छोड़ के तो बाकी तो सब कुछ वही पुरानी जो है वो नई बोतल में वाली बात है, बाकी तो सब कुछ पुराना ही है। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो एक अगर ऐसी चीज हुई भी तो वो हौसला अफजा इस लिहाज से होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अपोजिशन का तरीका कार है उसमें तशद्दुद नहीं है, उसमें आतिशज़दगी नहीं है, उसमें हमला नहीं है, उसमें दरख्त जलाने नहीं है।
और उसमें डिफेंस फोर्सेस की इंस्टॉलेशन अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकातों पे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पर कोई टेंशन नहीं थी हुकूमत को, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें अगले रोज़ मौलाना फजलुर रहमान के पास नज़र ना आते। बहरहाल आप ठीक है, ज़ाहिर है कि आपने ये तो नहीं कहना कि हम कोई बहुत ही बैकफुट पर चले गए अपोजिशन के इकट्ठा होने से। फैसल चौधरी साहब, पहले तो IMF के ख़त पर ज़रा तबसरा कर दें। आप अपनी दाखिली जो हमारी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें जो भी लड़ाई चल रही है, इसमें IMF को इन्वॉल्व करना, ये तनकीद है जो हो रही है तहरीक इंसाफ पर। हुकूमत कहती है कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, आपने लड़ना है हमारे साथ लड़े, अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत। बाहर से किसी को इन्वॉल्व करना, अगर IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुँचता है, वो सियासी जमात का नहीं, मुल्क का नुकसान है। देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि फेडरल हुकूमत ने IMF के इस डेलीगेशन को इजाज़त दी है। ऑब्वियसली अगर चीफ जस्टिस साहब से वो हुकूमत की इजाज़त के बगैर मिले हैं तो ये बहुत एक अलार्मिंग बात है। और जो चीफ जस्टिस से मिलना है, ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक फॉरेन डेलीगेशन आया है जो कि आपके मॉनेटरी अफेयर्स को देखते हैं, जो आपको कर्जा फराहम करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये काबिल एतराज़, ये इसका मतलब ये है कि फेडरल हुकूमत की टेसिट अप्रूवल के साथ ये डेलीगेशन मिला है। तो इन्वॉल्वमेंट तो लोकल अफेयर्स में करवाई है फेडरल गवर्नमेंट ने, जाहिर है। और हमारा जो उनके साथ बात है, हमने अपना ह्यूमन राइट वायलेशन का केस रखा है। ह्यूमन राइट वायलेशन का केस अगर आपके मुल्क के इदारे जो है, आप मुल्क में कोई उसकी दादरसी नहीं करेगा, तो फिर ये एक तो रीजनल या एक कंट्री का एक इंटरनल इशू नहीं होता। ह्यूमन राइट वायलेशन यूनिवर्सल इशू है। आपको मैं तारीखी तौर पे बता दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन कॉज को ह्यूमन राइट वायलेशन के इशू के ऊपर सपोर्ट किया, जो आज तक हमारी पॉलिसी है, पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी जो है। सो जो ह्यूमन राइट वायलेशन होती हैं, ऐसा उसको हम कभी भी एरिया बाउंड नहीं करते, कंट्री बाउंड नहीं करते, रीजन बाउंड नहीं करते। एक ऐसा इशू है जो कि पूरी यूनिवर्सली जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। लिहाजा PTI ने जो डोजियर जिसका नोटिस लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये संजीदा मवाद आया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भेजा, तो वहाँ वही हमने डोजियर जो है वो वहाँ पे रखा। और हम दूसरे जो ह्यूमन राइट्स फोरम होंगे वहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि मुल्क में अदालतें शहरी हकूक का और ख़ासकर हमारे साथ होने वाले ज़्यादतियों का, जुल्म का, रियासती जबर का, रियासती टेररिज्म का को सद्देबाब नहीं कर सकी। ये हमारा एब्सोल्यूट राइट है। हम पाकिस्तान जो है बैनुल-अक़वामी कोवेनेंट्स का सिग्नेटरी है, जहाँ पे वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनका भी पाकिस्तान सिग्नेटरी है। और पाकिस्तान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अपने रियासत पाकिस्तान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि शहरियों की इज़्ज़त, जान, माल, आबरू की हिफाजत करे, अपने शहरियों को रिस्पेक्ट करे और हमारे जो बुनियादी शहरी हकूक हैं आइन के मुताबिक उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, जिसमें सही। मौजूदा अच्छा, जरा क्विकली इस बात पर भी आ जाए। आप लोग तो अपोजिशन का इकट्ठ कर रहे हैं, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमने टक्कर दे देनी है हुकूमत को। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो तो कंफर्टेबल हैं मौलाना फजलुर रहमान की जो स्टाइल ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि उनमें वो कहते हैं कि ना तशद्दुद है ना जलाओ घिराव है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हमने तो पहले भी तशद्दुद और जलाओ घिराव नहीं किया है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑब्वियसली, जैसे आपने कहा कि अगर ये घबराहट ना होती तो फिर भागे भागे नहीं जाते वज़ीर-ए-आज़म साहब। और मौलाना साहब ने उससे पहले हमें एतमाद में लिया, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं और सिर्फ अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको सबोटाज करने के लिए आ रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन मैं अपने उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ। हमारी उनसे बातचीत चल रही है, हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, लेकिन जो है हम उनके अपनी अपोजिशन और दीगर जो है वॉक्स ऑफ द लाइफ है उनके साथ हम राब्ते में। सही। फाइनल कमेंट्स अपोजिशन को जोड़ रहे। आई हैव टू लीव, माय टाइम इज अप विद यू। सही, ठीक है फैसल चौधरी साहब। इंजीनियर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं वही बात उन्होंने की जो सवाल मैंने आपसे किया था, इसका जवाब आपसे दरकार है। अब ये ज़रा बता दें कि ये कैसे मुमकिन है कि आप कह रहे हैं कि हम कंफर्टेबल हैं मौलाना फजलुर रहमान की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से या स्टाइल ऑफ अपोजिशन से, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो है वो फौरी तौर पर, यानी अगर उन्होंने किसी वज़ीर को भेजा होता, राना सनाउल्लाह साहब को भेजा होता तो और बात थी। वज़ीर आज़म खुद बनफ़्से नफीस गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए, तो ये तो इसी बात की निशानी है कि आप लोगों को घबराहट हुई।
देखें, अगर वज़ीर आज़म साहब मौलाना साहब से मिलने बहसीयत प्राइम मिनिस्टर पीडीएम दौर के भी और अभी भी अगर आप मुलाकातों का एक रिकॉर्ड निकलवा लें, तो अगर वो पहली मर्तबा गए हैं तो फिर तो वाकई जो है वो पसीने में शराबूर होके, और जब वो एक छोटा सा खाना हुआ तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म साहब, अगर वो पहली दफ़ा नहीं गए, इससे पहले निस्फ दर्जन से ज़ायद दफ़ा मौलाना साहब से जाके मिल चुके हैं, तो वो फिर जो है वो तफक्कुर की बात ज़रूर है, या हुकूमत प्रेशर में ज़रूर है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जब इतनी ज़्यादा अपोजिशन उनसे मिल रही है, तो हमने भी अपना मौक़िफ़ अपने साबिक़ इत्तेहादी से, और आज तक अभी तक कोई ऐसे इत्तेहाद का मौलाना साहब हिस्सा नहीं बने। और देखें आप, जो अभी मेरे भाई वो आपकी हुकूमत को फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कहते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी आपके हम रकाब है। मौलाना नहीं, मैंने ये कहा कि अभी तक वो अपोजिशन के पूरी तरह हम रकाब नहीं हुई। ये दो जुमलों में फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी लेकिन आपसे भी राहें जुदा कर चुके ना, आपसे भी राहें तो जुदा कर चुके। जी, मैं ये तवक्को नहीं रखता। देखें, अभी हाल ही में जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो मौलाना साहब ऑन बोर्ड थे, और उन्हीं की जो आखिरी जो फाइनल जो है वो उनकी जो असेस शुदा और उनके कंसेंसस के साथ और उनकी राय के साथ उस तरमीम का इतलाक़ किया गया, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया था। लेकिन अभी जो फैसल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल ये इस जुमले की सदाकत पे, या उनकी इतलात गलत हैं या उनको गलत फहमी हुई है, इस पे मुझे एक शक है कि मौलाना साहब से कम अज़ कम ये तवक्को नहीं की जा सकती कि उनके पास वज़ीर आज़म आ रहे हैं और वो ये इस किस्म का संगीन कमेंट दें, वो भी अपोजिशन को और इनको, कि जी वज़ीर आज़म इसलिए आ रहे हैं कि वो अपोजिशन इत्तेहाद को सबोटैज करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मुबालगा सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए कोशिशें कर रही है और दूसरी तरफ खतूत लिखे जा रहे हैं, और एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दे रहे हैं कि सब के सब फॉर्म 47 के ऊपर एक जाली मैंडेट के जरिए आए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान क्या इस मामले को देख रहे हैं कि किस तरफ जाएगा, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, दो तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो IMF को जो ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा गया है, इमरान खान साहब ने जो है वो 3 खतूत आर्मी चीफ को, एक चीफ जस्टिस को, एक आईनी बेंच के सरबराह को ये खतूत लिखे हैं, और अब दूसरी तरफ ये है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस। सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद होते हैं और एक स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाते हैं, मौजूदा हुकूमत जिसको ऑलरेडी हम एक कमज़ोर हुकूमत पर देखते हैं, ज़ाहिर है कि वो आपके वोटों पर खड़ी हुई है, तो वो हुकूमत के लिए आपका ख्याल है कि घबराने की ज़रूरत है उनको, या अपोजिशन को कंफर्टेबली हैंडल कर लेंगे? ईसा, ये जो अपोजिशन का हक होता है अलायंसेस फॉर्म करना, ये डेमोक्रेसी में हुकूमत भी एक अलायंसेस का हिस्सा है और अपोजिशन भी एक अलायंसेस कायम करती है। तो पहले तो ये होता है कि ऐसे अलायंसेस हमारे अंदर जो नफरतें हैं उनको कम करते हैं। ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं होते। देखिए ना, ये जमातें अगर ये अलायंस फॉर्म होता है तो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान और रफीक जई साहब, इन जमातों के दरमियान कितनी दूरी थी, कितनी तलखी, कितनी नफरत थी, ये कम हो जाएगी। नेचुरली इससे टॉलरेंस का रवैया आएगा और तहरीक इंसाफ को भी ये समझ आई कि भाई अकेले हम फ्लाइट नहीं कर सकते, जैसे अकेले हुकूमत नहीं कर सकते ऐसे अकेले अपोजिशन भी नहीं कर सकते। सो हमें पॉलिटिकल बिरादरी के साथ चलना है, ये उनको समझ आएगी, आई है। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। दूसरी बात, हुकूमत बिल्कुल हुकूमत के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस है, सियासी एक बेचैनी है, लेकिन हुकूमत कहाँ से कमजोर हो गई? हुकूमत तो बड़े आराम से चल रही है। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी हुकूमत थी जो बड़ी मुस्तहकम रही? मैंने तो कम से कम अपनी सियासी जिंदगी में कोई ऐसी हुकूमत 1980 के बाद नहीं देखी, 77 के बाद, जिसमें इस्तेहकाम रहा हो। वो माशाल्लाह हुकूमतें थी जिसमें मुकम्मल जबर के साथ हुकूमतें की गई, वरना जो भी सियासी हुकूमतें आई, बीबी शहीद की हुकूमत आई,
इंजीनियर मोहम्मद खान जुबैर को हुकूमत को नहीं चलने दिया गया। बीबी शहीद की हुकूमत आई, उनको खत्म, तो फिर वो नहीं, बहुत कमजोर हुकूमतें रही। मैं तो 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन इतनी भी कमजोर कह रहा हूँ कि उनके पास कोई भी हुकूमत मुस्तहकम हुकूमत नहीं रही, लेकिन इतनी भी कोई कमजोर या इतनी भी जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हुकूमत नहीं रही कि वो जिसके वोटों पर खड़े हैं उसी पार्टी का गवर्नर, वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब का, वो बबांगे दोहल खुले आम ये कहे कि बिलावल जीते या नहीं जीते, अता तारड़ तो फॉर्म 47 पर जीते, और फिर सब के सब फॉर्म 47 पर हैं। पंजाब में और कराची में खास तौर पर यह काम किया गया, ऐसा तो किसी और हुकूमत में नहीं हुआ ना। देखिए, मैंने बहुत दिनों से ये बात कहनी शुरू की थी, हमारे यहाँ इख्तलाफ तो है, डिक्लाइन है। हम अगर देखते हैं कि हमारा सियासी अमल उसमें डिक्लाइन है, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो अदालती अमल उसमें डिक्लाइन है, बाकी सारे सेक्टर में भी ऐसा ही है। कोई असूल जो है वो पीछे रहते जा रहे हैं और सिर्फ ताकत का जोर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो अच्छा अमल नहीं है। लेकिन जब असूल नहीं होते, डिक्लाइन तो उसी तरह चलता है, प्रसाद सारे अतराफ में होता है। तो ये हुकूमत जो है ये हमारे वोटों पे नहीं, हमने इकट्ठे होकर हुकूमत बनाई है, और हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। तो उसके लिए हमने बिल्कुल वजीर आजम साहब को बार बार मुलाकातें की, अब भी करेंगे। जहां पे गवर्नर साहब की ये राय आई, ये पार्टी की राय तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बहरहाल अहम मुद्दे पे बैठे हुए एक शख्सियत का बयान है, लेकिन उसी के साथ हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल साहब का बयान भी है, जिन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम है और अगले 5 साल के लिए है। तो वो बयान ज्यादा अहम है क्योंकि वो चेयरमैन का है। इसी तरह ये हमारी तलखी तो है, आपस में कोई मोहब्बत का रिश्ता तो है नहीं, हम आपस में मुखालिफ सियासी करते हैं। तो कायरे साहब, आप कह रहे हैं कि मुखालफत तो है, दोस्तों में इश्यूज हैं जिनके ऊपर मुलाकातें भी होंगी, सामने भी रखेंगे। आपने साथ ही ये भी कह दिया कि गवर्नर पंजाब का ज़ाती हैसियत में बयान था, लेकिन वो एक अहम ओहदे पर बैठे हुए, तो उनका जो हमने ज़ाती इज़हार ख्याल है वो सुन लिया। नदीम अफजल चंद साहब ने ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा कि अब हकीकत में पीपी 71 से पीटीआई जीती और अन्य 82 में पीपल्स पार्टी, लेकिन दोनों सीटें चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान को खिदमत का बदला। मुझे चुप ही रहने दे वरना बहुत कुछ है मेरे पास बताने को। पीएमएल अन वालों बाज आ जाओ, मैं इज्जत पर समझौता नहीं, सेटअप को दी गई, मैं अपनी क़यादत के कहने पर चुप कर गया। ये अब उनकी ज़ाती राय है, हमें लगे हाथों अपनी ज़ाती राय भी बता दें मौजूदा हुकूमत के हवाले से, मौजूदा जो अभी इलेक्शन होकर हटे हैं उनके हवाले से। देखिए, इस जो पाकिस्तानी इलेक्शंस हैं, मैंने कहा ना कि कोई इलेक्शन हमारी तारीख में तो ऐसा नहीं गुजरा जो जिसमें मेरी सियासी जिंदगी है, जिसमें इलेक्शन के ऊपर इत्मीनान हो। ना पिछले इलेक्शन पे था, ना उससे पिछले पे था, ना इस इलेक्शन पे है। मेरी जमात के भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन क्या हमारे यहाँ इलेक्शंस के नताइज को किसी हद तक शेकी समझते हुए भी हम सिस्टम को आगे लेके नहीं चले माजी में? अब सवाल ये है कि मेरे चेयरमैन की गुफ्तगू ज्यादा तगड़ी होगी या ज्यादा मोतबर और मौसर होगी, मेरी ज्यादा होगी या मेरे बाकी कोलीग्स की? तो मेरा ख्याल है पार्टी क़यादत की जो राय होती है वो ज्यादा मौसर होती है। मैंने इसलिए बयान आपको सुना दिया, आपको भी इल्म पे होगा जी। अच्छा, इससे हटके अब सवाल ये है कि क्या किया जाए, क्या फौरी तौर पे कोई इसका सोल्यूशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए, बाकी जमातों को क्या करना चाहिए? और तीसरी बात यह है कि इस्तेहकाम अपोजिशन ने जो तहरीकें चलाई हैं वो उनका हक है, आइंदा भी चलाएं। मियां मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंडिविजुअली भी चलाई हैं और उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ भी तहरीकें चलाई, हमने भी चलाई। इससे पहले पाकिस्तान में एमआरडी की बड़ी जोरदार तहरीक थी, उससे पहले पीएनए की तहरीक भुट्टो साहब के खिलाफ चलाई गई, उसके बाद भी कई तहरीक चलती रही। क्या उन तहरीकों के नतीजे में हुकूमतें गिर गईं? क्या उन तहरीकों के नतीजे में इलेक्शन हो गए? या असेंबलियां बहरहाल चलती रहीं, अपनी मुद्दत पूरी करती रहीं और तहरीकें भी चलती रहीं? वो असेंबली जहां से खत्म होती है वो वही अभी तक फिलहाल नोन रास्ता वही है जहां से खत्म होती है। मुझे ये बताया आपने? देखिए ठहरे जी, वो जो रास्ता है वो कभी अदालती था, कभी गैर अदालती था। अब अगर वो रास्ते लेना चाहती है अपोजिशन कि अदालती या गैर अदालती रास्ते से असेंबली खत्म कराने का, तो वो तो कोई मुनासिब रास्ता नहीं है।
उससे कौन सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, उससे कौन सी सिविल सुप्रीमेसी आ जाएगी। तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमें क्या किसी एक छलांग में, किसी एक जंप में, किसी एक महीने या एक साल में, किसी एक इलेक्शन में क्या पाकिस्तान की सारी फ्रंट डेमोक्रेटाइज हो जाएगी, क्या हमारे सियासी इदारे बहुत तगड़े हो जाएंगे, क्या सब इदारे आइन के ताबे हो जाएंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा हो सकता है और किसी के पास कोई पुलिया है तो करके देख ले, लेकिन दुनिया का सही एक चीज फाइनली ग्रेजुअली होता है। जी ग्रेजुअली होता है। जो आपने आगाज में बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुक्र है आखिरकार ये तो समझ आ गई कि सियासतदानों से बात करनी है, हो सकती है, और हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं या बहुत हद तक कम हो सकते हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का तो झगड़ा ही नहीं है। तो जब ये बात उनकी चल पड़ी है सियासतदानों से, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में भी कोई बातचीत हो? इससे पहले तो ये है कि जो गिला पीटीआई को मुस्लिम लीग से है कि उनका इलेक्शन छीना गया है, वही गिला मौलाना फजलुर रहमान के केपीके में पीटीआई से है। तो मौलाना फिर उनसे भी मांगेंगे ना कि मुझे मैंडेट वापस करो। और दूसरी बात, सियासी अमल में टॉलरेंस होनी चाहिए, हमारा भी मकालमा होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वक्त एक अदालती रास्ता है जिस पे सारी जमातें अपना अपना पीटीआई खासतौर पे वो अपना रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, ट्रिब्यूनल है, अदालतें हैं, वहां से वो अपना सीख करें, अपना हक है उनका। उसके अलावा कोई हक ना मिलना है ना कोई मिलने का इम्कान होता है। सही। क्या करना अदालतों के चाहिए? अलावा मेरे ख्याल में एक छोटा सा जुमला मैं कह लूं जी, मेरे ख्याल में इस वक्त वो समझ की जरूरत है जो बीबी शहीद ने डेमोक्रेसी की सूरत में अपने तजर्बात से हासिल करके किया था, और हमने उसके बाद एक नया जो डेमोक्रेसी पर मबनी आईनी ढांचा भी तैयार किया था, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी की थी। आज भी सियासी जमातों को अपार्ट फ्रॉम तलखी, अपार्ट फ्रॉम द लीगल राइट बैटल, सियासी जमातों को इकट्ठे बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। सही रास्ता निकालना चाहिए सियासी जमातों को, रास्ता है तो अदालतों से। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।